रोज़मर्रा के काम में अगर हम मशीन्स को यूज़ करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है वो आप यहाँ पर अपने ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। मैंने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल निकाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है 1970 से लेकर 2020 तक का। अब यहाँ पर पैसेंजर जो प्लेन्स होते हैं उसके अंदर एक्सीडेंट्स की संख्या किस तरीके से कम होती जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले के समय में जब ऑटोमेशन बहुत ही कम हुआ करता था उस समय एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी के समय में देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम हो चुकी है। अब इसमें एक और फ़ायदा होता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लाइट के अंदर जो पायलट होता है उसका मैनुअल इंटरवेंशन कितना होता है। मोस्टली फ्लाइट्स के अंदर 2 मिनट के आसपास का, 3 मिनट के आसपास का, उससे ज़्यादा इंटरवेंशन मैन्युअली बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हम इंसान जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं लेकिन मशीन्स गलतियाँ नहीं करती। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि फ्लाइट्स के अंदर बहुत ही कम हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा जो ब्रेन है उसमें लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। दोनों का फंक्शन बहुत ही अलग तरीके का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, उसको एनालिसिस चाहिए, एकदम लीनियर वे में थिंकिंग करता है। इस ब्रेन को फैक्ट चाहिए और साथ में सीक्वेंस के अंदर जो भी है काम वो होना चाहिए। जबकि राइट जो ब्रेन है वो पूरा तरीके से अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि क्रिएटिविटी का अगर कोई काम है तो वो राइट ब्रेन करता है, इंस्टीट्यूटिव होता है तो वो भी राइट ब्रेन करता है। या अगर नॉन वर्बल अगर कोई काम है जैसे कि सोचना है, बहुत ही डीप थिंकिंग करना है, तो वो भी राइट ब्रेन करता है। इमोशंस बहुत सारे होते हैं राइट ब्रेन के अंदर, जबकि इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा होता है राइट ब्रेन के अंदर। तो ये डिफरेंस है हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के अंदर। तो ये हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे डिसीजन लेने होते हैं उसमें ये काम करता है। कब लॉजिक को यूज़ करता है और कब क्रिएटिविटी को यूज़ करना होता है, तो ये हमारे दोनों ब्रेन्स लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। अब कोई भी ट्रेडिशनल वे होता है पोर्टफोलियो बनाने का, तो उस समय क्या देखा जाता है कि कौन से सेक्टर्स को यहाँ पर हमें इंक्लूड करना है। जैसे कि बैंक है, आईटी है, यहाँ पर हेल्थ केयर है, ऑटो है, या फिर इंश्योरेंस है, कौन से सेक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड करना है। जबकि क्वांटिटिव मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है, मोमेंटम को कंसिडर किया जाता है, वोलेटिलिटी कैसी है, लो वोलेटिलिटी है, ज़्यादा वोलेटिलिटी है, वो देखा जाता है। साथ में वैल्यू कैसा है, कम वैल्यूएशन पे है या फिर ज़्यादा वैल्यूएशन पे है। तो ये जो बड़े बड़े फैक्टर्स है उसको कंसिडर किया जाता है क्वांट फंड्स के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार बात है। ये ओवरऑल बहुत ही बड़ा पिक्चर देखने में हमें हेल्प करता है। अब ये जो क्वांट फंड्स होते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इमोशन फ्री इन्वेस्टमेंट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इमोशंस हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, लेकिन जब क्वांट इन्वेस्टमेंट होता है तो उस समय इमोशंस को साइड में रख दिया जाता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और रिपीटेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। स्टॉक्स कभी कभी नीचे आते हैं फिर बाद में ऊपर आते हैं, तो वहाँ पर रिपीटेबिलिटी हमको चाहिए कि उस स्टॉक के अंदर बार बार एंटर करके उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए। एकदम डिसिप्लिन एग्जिट होता है। डिसिप्लिन एग्जिट से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। मेन तो यही है, कब कोई स्टॉक के अंदर से एग्जिट कर लेने का, सबसे मेन चीज़ यही है। साथ में यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है, क्योंकि लॉजिकल वे में यहाँ पर हमें काम करते हुए होते हुए देखने को मिलता है। साथ में बेटर रिस्क मैनेजमेंट भी हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर सिग्नल अच्छा जनरेट हुआ तो हमको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर यहाँ पर सिग्नल अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यही क्वांट इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो होते किस तरीके से, ऐसे कौन से इनपुट्स इसके अंदर डाले हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इनपुट होता है वो एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव मैनेजर्स। जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनके पहले इनपुट्स को लिया जाता है। क्राउड विजडम का भी मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फंड मैनेजर तो काम कर रही है, लेकिन साथ में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ऐसे होते हैं जो अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही वो स्टॉक्स को पिकिंग करते हैं। तो ये जो क्राउड है जो अपना खुद का एनालिसिस करता है और कोई स्टॉक को पिक करता है, तो उनका भी जो डेटा होता है वो भी लिया जाता है। साथ में यहाँ पर सेल साइड रिविजन भी यहाँ पर किया जाता है, मतलब कोई स्टॉक को कब सेल करना है नहीं करना है, तो वो भी एनालिसिस यहाँ पर क्वांट मेथड के अंदर हो जाता है। फोकस ऑन क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड वॉलिडिटी। यहाँ पर मेन फोकस रहने वाला है क्वालिटी के ऊपर, साथ में एक्सपीरियंस किसका, तो यहाँ पर क्राउड का, और साथ में यहाँ पर एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं उनका, और वॉलिडिटी के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं।
अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मेथड क्या है, जो यहाँ पर एक फनल बन रहा है, बड़े बड़े जो बड़े पिक्चर को देखकर यहाँ पर कौन से बड़े पिक्चर को देखकर यहाँ पर कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉक्स लेने का क्राइटेरिया वो रहने वाला है वो लार्ज एंड मिड कैप में से, मतलब ओवरऑल यहाँ पर टॉप 200 जितने स्टॉक्स रहने वाले हैं उसके अंदर से यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाला है। 75 जितने स्टॉक्स को यहाँ पर छाटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 फंड जो है, 15 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जैसे कि एसबीआई हो गया, यहाँ पर यूटीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये जितने भी कंपनीज है उसके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये कंसिडर करने वाले हैं। साथ में क्वालिटी फैक्टर को भी यहाँ पर ध्यान में देने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देंगे मोमेंटम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फैक्टर यहाँ पर कंसिडर करे गए हैं, क्वालिटी और साथ में मोमेंटम। क्वालिटी को अगर कंसिडर किया है तो बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स निकलते हैं। उसके बाद क्वालिटी स्टॉक्स को छांटने के बाद उनमें मोमेंटम कैसा है वो यहाँ पर देखा जाएगा। ये सब होने के बाद सेल साइड के अंदर क्या करना है, मतलब कोई स्टॉक का यहाँ पर परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है तो वहाँ पर किस तरीके से एनालिसिस करना है, कौन से स्टॉक को निकालना है, कौन से स्टॉक को रखना है, तो वो भी यहाँ पर एनालिसिस होगा। और यहाँ पर जो जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो, ऐसे 40 से 50 स्टॉक्स को यहाँ पर इस फंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑटो पायलट के अंदर तो चलेगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन भी थोड़ा बहुत चाहिए। लेकिन वो कब चाहिए, जब एडवर्स सिचुएशन हो उस समय। एडवर्स सिचुएशन के समय पर यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑटो पायलट मोड के अंदर ही आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कोई कोई बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, जैसे कि 2008 का इवेंट था, 2020 का इवेंट था, 1979 का इवेंट था। ये बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फंड मैनेजर्स अपना काम स्टार्ट करेंगे। बाकी का जितना भी समय होगा वहाँ पर क्वांट मेथड है वो अपना काम करता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से मार्केट कैप में से कितने स्टॉक्स ले सकते हैं, मतलब रेशियो कितना रहेगा, लार्ज कैप में से कितना रेशियो रहेगा, स्मॉल कैप में से कितना रेशियो रहेगा और मिड कैप में से कितना रेशियो रहेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिड कैप में से जितना हो सके उतना कम ही यहाँ पर स्टॉक्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मोस्टली यहाँ पर लार्ज एंड मिड ही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लार्ज कैप की क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ समय पे यहाँ पर मिड कैप की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर लार्ज कैप की क्वांटिटी कम हो रही है। इस हिसाब से यहाँ पर एसेट एलोकेशन करते रहने वाले हैं। अब ये जो मॉडल है उसने कौन से अभी तक के स्टॉक्स निकाले हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉडल पोर्टफोलियो ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो आप देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल करके जो स्टॉक है वो कितना शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एशियन पेंट्स भी बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। एसआरएफ भी है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एनएचपीसी, सीमेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और वरुण बेवरेजेस, ये जितने भी स्टॉक्स ये किसने निकाले हैं, तो यहाँ पर क्वांट ने निकाले हैं, मतलब कंप्यूटर ने निकाले हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स निकल कर सामने आ रहे हैं। बाकी अगर हम मोमेंटम को देखते हैं, मतलब फंड मैनेजर अगर किस तरीके से काम करते हैं तो कौन से स्टॉक्स निकालते हैं, तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज, सीजी पावर, एफएससीटी, अपार इंडस्ट्रीज, अदानी टोटल गैस, इंडियन बैंक, लिंडे इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, अदानी पावर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो अदानी वाले स्टॉक्स है वो यहाँ पर ज़्यादा शामिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। फिर भी आप परफॉर्मेंस के मामले में देख सकते हो कि ये स्टॉक्स के परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो मॉडल है वो क्या नहीं करने वाला है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोडिक्शन नहीं करने वाला है फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना नहीं है। जो भी यहाँ पर इनपुट्स दे दिए उसके ऊपर ये क्वांटिटेटिव मेथड काम करेगा। यहाँ पर साथ में डू नॉट गिव कैश कॉल्स, कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर कैश कॉल नहीं दिया जाएगा, सब कुछ ऑटो पायलट मोड में रहेगा। यहाँ पर नो अटेम्प्ट फॉर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इधर उधर से स्टॉक ले लिया, इधर उधर से स्टॉक डाल दिया, ये सब काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। सेक्टर बायस नहीं रहने वाला है। कोई भी सेक्टर के अंदर कोई सिग्नल जनरेट हो गया, जैसे कि यहाँ पर बैंकिंग के अंदर या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर या फिर एनर्जी के अंदर या फिर ऑटोमोटिव के अंदर, अगर जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फंड मैनेजर का किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। ये मार्केट कैप, मतलब यहाँ पर फंड का जो एसेट एलोकेशन रहेगा
वो यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव मेथड ही यहाँ पर पूरा का पूरा काम करेगा। फंड मैनेजर का यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा। अगर 50% का यहाँ पर बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर ही होगा। आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड, ये एनएफओ 10 जून को ओपन हो जाएगा और 24 जून को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 200 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.5% फॉर 90 डेज। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में चेकअप करवाना है तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। साथ में अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसको सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्वांट इन्वेस्टमेंट मेथड इंडिया के लिए बहुत ही नया है और ये आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो एक देखने का सब्जेक्ट है। साथ में यहाँ पर इंटरेस्टिंग मेथड्स को भी यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस भी किस तरीके से होता है। मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से क्वांट मेथड काम करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।